नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ मैं हूं कवींद्र। शुरुआत हेडलाइन से। दिल्ली में विश्व संस्कृति उत्सव की शुरुआत, प्रधानमंत्री ने किया उद्घाटन। आर्ट ऑफ लिविंग को एनजीटी से राहत, 25 लाख देकर बाकी रकम चुकाने के लिए मिला 3 हफ्ते का समय। संसद में फिर उठा माल्या के देश छोड़कर जाने का मुद्दा, कांग्रेस ने लगाया लुकआउट नोटिस बदलने का आरोप। ईडी ने माल्या को 18 मार्च को हाजिर होने का दिया आदेश। आधार बिल लोकसभा से पारित, धन विधेयक पर विपक्ष के सवाल, वित्त मंत्री ने खारिज की स्थायी समिति में भेजने की मांग। बंगाल में तृणमूल कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी, उद्योगों को बढ़ाने पर जोर। असम और पश्चिम बंगाल में पहले दौर की अधिसूचना जारी। और आईएस के रासायनिक ठिकानों पर अमेरिका ने बरसाए बम, 17 ठिकानों को किया तबाह, पकड़े गए आतंकी सुलेमान दाऊद से मिली थी जानकारी। और आइए देखते हैं पहली खबर। संसद में लगातार दूसरे दिन उद्योगपति विजय माल्या के देश से बाहर जाने का मामला गूंजा। कांग्रेस ने सीबीआई पर माल्या के खिलाफ नोटिस बदलने का आरोप लगाया। ईडी ने माल्या को समन भेजकर 18 मार्च को पूछताछ के लिए अब हाजिर होने को कहा है। राज्यसभा में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद ने शुक्रवार को विजय माल्या के देश से बाहर जाने का मामला फिर उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि सीबीआई ने पिछले साल अक्टूबर में लुकआउट नोटिस जारी कर माल्या को हिरासत में लेने का निर्देश दिया था, लेकिन 1 महीने के बाद ही इसे इंफॉर्मेशन नोटिस में बदल दिया गया, यानी माल्या के देश से बाहर जाने पर महज सूचना देने को कहा गया। What made the government, the CBI, to change its original order of 16 October on 15th of November, and what were the reasons when Mrs. Pillay was not allowed, but on the same grounds, the government has said that since there was no court order, we could not allow her. Okay. कांग्रेस के आरोपों पर संसदीय कार्य राज्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि माल्या को क्वात्रो की जैसी छूट नहीं मिलने वाली। देश का आनापाई देश को वापस लौटाया जाएगा, हम उसको कटौती की तरह कंसेशन देने वाले नहीं है। इसलिए अगर उनका इस तरह का अनुभव है तो उस अनुभव के आधार पर अगर कोई बात कह रहे हैं तो आई एम वेरी सॉरी, हम उनको स्पष्ट करना चाहते हैं कि हम उस तरह की छूट नहीं देने वाले हैं जिस तरह से उन्होंने कटौती को दी थी। वहीं प्रवर्तन निदेशालय ने माल्या के खिलाफ शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। निदेशालय ने किंगफिशर एयरलाइंस को आईडीबीआई से मिले 900 करोड़ रुपए के कर्ज मामले में माल्या को समन भेजा है। वहीं एयरलाइंस के पूर्व मुख्य वित्तीय अधिकारी ए रघुनाथन से शुक्रवार को ईडी ने मुंबई में पूछताछ की। ईडी ने बैंक के आधा दर्जन से अधिक अधिकारियों को भी समन भेजा है। इसमें बैंक के पूर्व प्रबंध निदेशक योगेश अग्रवाल भी हैं। इनसे निजी संपत्ति और आयकर रिटर्न के बारे में भी जानकारी मांगी गई है। ईडी ने विजय माल्या के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज कर रखा है। सीबीआई की एफआईआर के आधार पर यह कार्रवाई हुई है। एफआईआर में आरोप है कि आईडीबीआई बैंक ने नियमों को ताक पर रखकर किंगफिशर एयरलाइंस को कर्ज दिया। इस बीच विजय माल्या ने ट्वीट कर कहा है कि वो भगोड़े नहीं हैं। विदेश जाने पर उन्होंने कहा कि वो कारोबारी हैं और बाहर आना जाना लगा रहता है। विजय माल्या की कंपनियों पर एसबीआई समेत 17 बैंकों का 9,000 करोड़ रुपए से अधिक का बकाया है। रविंद्र सिंह शोरान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इस पूरे मामले के तमाम कानूनी पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हिंदुस्तान टाइम्स के लीगल एडिटर सत्यप्रकाश हैं। सत्यप्रकाश, स्वागत है आपका। सबसे पहले तो मैं बैंकों की अगर नज़रिए से देखूं, चूक कहाँ से शुरू होती है? जो फंडिंग की गई वहाँ पर कानूनों को ताक पर रखा गया, वहाँ पे मैं कहूँ कि ऐसे गलियारे ढूंढे गए जहाँ पर कानून का दुरुपयोग करते हुए आप फंडिंग करा सकें, या वाकई वहाँ पर सब कुछ ठीक था, कहानी उसके बाद शुरू होती है? ये सब कुछ ठीक नहीं था, इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट ने भी पूछा है कि आखिर कैसे इतनी बड़ी रकम उनको लोन के रूप में दी गई जबकि आपने उसको सिक्योर नहीं किया, उसके बदले कुछ इस तरह का नहीं रखा हुआ है जिसके कारण आप चाहें तो वो लोन रिकवरी कर सकते हैं। एक तो ये हुआ। अभी पूरा फोकस माल्या पे है, जबकि मेरा मानना है कि फोकस उन लोगों पे होना चाहिए था जिन लोगों ने बिना इसको सिक्योर किए हुए इतनी बड़ी रकम उनको लोन के रूप में दी है। ये हमारे बैंकिंग सिस्टम के फेलियर है और ये एकमात्र मामला नहीं है, ऐसे और भी मामले हैं। एक लंबी फहरिस्त है जिसमें बड़े बड़े उद्योगपतियों को
और बड़ी बड़ी कंपनियों को इस तरह से लोन दिया गया है। और ये फहरिस्त और ये NPA जिसको बोलते हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बैंक की, जिसके कारण बैंकों की हालत हिंदुस्तान में बहुत ही ख़राब है। ये चीज़, इस पे रोक लगाने की ज़रूरत है और फोकस सिर्फ माल्या पे नहीं बल्कि उन बैंकों पे और उनके बड़े अधिकारियों पे भी होना चाहिए जिन लोगों ने इस तरह से नियमों को ताक पे रख के माल्या को लोन दिया है। और क्या अब तक जो मैं कहूँ कि पूरे जो बैंक का कॉन्सोर्टियम है जो सुनवाई के लिए अपील कर रहा है, लगातार माल्या को कह रहा है कि भारत बुलाना चाहिए, उनकी ओर से जो पूरी कोशिश है उस डूबे हुए लोन को बचाने की है, लेकिन जिसकी आपने कहा जो शुरुआत हुई वहाँ पर क्या कोई विभाग, किसी सरकारी संगठन या सरकारी विभाग की ओर से कोई अब तक शुरुआती कार्रवाई या किसी की ओर से कोई सवाल जवाब हुए हों? देखिए, एक हिंदी में कहावत है, अब पछताए क्या होता है जब चिड़िया चुग गई खेत। अब जो है ना, माल्या साहब हिंदुस्तान से बाहर हैं, ईडी ने समन्स भेजा हुआ है उनको, 18 तारीख को उनको आना है। 18 तारीख को आपको पता चलेगा कि माल्या साहब आपके पास आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। अगर नहीं आ रहे हैं तो उसके बाद ये पूरा मामला बहुत जटिल है। इसके पहले भी हिंदुस्तान से ऐसे लोग भाग के गए हैं। इस केस में ये भागे नहीं हैं, लेकिन ऐसे वाक़या हुए हैं जिसमें किसी के खिलाफ कोई मामला चल रहा है, वो हिंदुस्तान से चला गया। अभी समाचार में आपने दिखाया, कोतरोकी के बारे में बात हो रही थी, और ललित मोदी साहब लंदन में बैठे हुए हैं। तो वो एक बार हिंदुस्तान से निकल जाते हैं तो जो प्रत्यार्पण का जो मामला होता है, प्रत्यार्पण इतना कठिन है कि उसमें बड़ी दिक्कत होती है और ये लंबा मामला चल जाता है। और इनके पास पैसे इतने होते हैं कि वो पूरा का पूरा जो जिसको कहते हैं कि कानूनी प्रक्रिया और दाव पेंच, उसमें इतना समय निकल जाता है कि बाकी चीज़ें पीछे छूट जाती हैं। तो अब सवाल ये है कि बैंकों के पास या बैंकों के पास कोर्ट के ज़रिए क्या विकल्प हैं माल्या से इस वसूली को लेकर या माल्या को कानूनी कटघरे में खड़ा करने को लेकर? देखिए, एक तो यह है कि उनके खिलाफ जो समन जारी हुआ है, उस समन के बाद वो आते हैं तो उसके बाद की कार्रवाई है। लेकिन अगर नहीं आते हैं, क्योंकि अगर नहीं आते हैं तो बड़ा सवाल हो जाता है। फिर उसके बाद प्रत्यर्पण के लिए आप क्या क्या करेंगे, कैसे कैसे करेंगे, वो कानूनी प्रक्रिया, ये सब कुछ पीछे छूट जाएगा। क्योंकि वो ये भी है कि अभी जो पिछला जो उनका एक डील हुआ एक कंपनी के साथ, जिसमें उनको 515 करोड़ रुपए मिलने थे, उसमें से भी 269 करोड़ रुपए वो पहले निकाल चुके हैं। तो ये पैसे वो पहले बहुत सारा निकाल चुके हैं और बैंकों ने जिस वक्त बैंकों को ध्यान देना था उस वक्त ध्यान नहीं दिया। और जिस समय वो DRT गए थे, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल बेंगलोर में गए थे, वो जिस दिन इनका फाइल हुआ उस दिन वो हिंदुस्तान से निकल भी चुके थे। सत्यप्रकाश, ऐसे में सवाल के अगर रोल की बात मैं करता हूँ, इसको लेकर खासी राजनीति हो गई है, कानूनी पहलुओं के लिहाज से इस पूरे केस में सरकार के पास क्या अधिकार थी या सरकार क्या कर सकती है या करना चाहिए? देखिए, सरकार सीधे सीधे ये मत समझिए कि जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है वो इस मामलों को डील कर, सरकार के अलग अलग विभाग हैं, अलग अलग या कहें बैंक हैं, जिनके कर्ज हैं, वो सब अलग अलग जगह पे कार्रवाई कर। एक मामला प्रवर्तन निदेशालय का है, बैंक अलग से रिकवरी के लिए प्रयास कर रहे हैं, और शायद एक मामला CBI का भी है। और उसके अतिरिक्त जो कर्मचारी हैं उन्होंने कहीं कहीं कुछ मामले दायर कर रखे हैं जिनको वेतन नहीं मिले हैं कई महीनों के और कुछ साल के। ये अलग अलग मामले हैं। तो हर मामला सीधे सीधे सरकार नहीं देख रही हो, उनके विभाग हैं, ठीक है, उनका पॉलिटिकल ओवरसाइट होता है इन सब चीज़ों पे, लेकिन चूक मेरे हिसाब से वो सिस्टेमिक चूक है, व्यवस्थागत चूक है। और इसके पहले भी इस तरह की चीज़ें हुई हैं। खेद की बात है कि वो व्यवस्थागत जो कमियां हैं उनको दूर करने का प्रयास नहीं किया गया है। अगर माल्या साहब पैसा देते हैं नहीं देते हैं ये अलग चीज़ है, लेकिन इसको एक सबक के रूप में लेना चाहिए और प्रयास ये करना चाहिए कि जो संस्था, जो व्यवस्था में जहाँ जहाँ चूक है वो सब जगह, उन सब जगहों को ठीक करना चाहिए ताकि आगे इस तरह के वाक़ये ना हो। तो क्या वाकई सिस्टमेटिक फ्लॉ या चूक की आप बात करें वो है, या फिर जानबूझकर उन जगहों पर बैठे लोग इस तरह के लोगों के साथ मिलकर, यानी कि कॉर्पोरेट घरानों के साथ मिलकर के इस तरह के बड़े फ्रॉड करते हैं? मैं कहूँ, जब मैं सिस्टमिक चूक की बात करता हूँ, व्यवस्था में चूक की बात करता हूँ, मेरा इशारा इसी तरफ है, क्योंकि वो कुछ कमियां क्या हैं जिनका फ़ायदा उठा के बैंक के आला अधिकारी ऐसे लोगों को लोन देते हैं बिना सिक्योर किए हुए, वो वहाँ पे उसको प्लग करना पड़ेगा। दूसरा, अगर इस तरह की चीज़ें हो रही हैं और जानबूझ के हो रही हैं तो ऐसे आला अधिकारियों के खिलाफ कुछ न कुछ कार्रवाई होनी चाहिए और सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ताकि आगे ये एक नज़ीर बन सके और इस तरह की गलत चीज़ें ना हो। तो क्या सरकार, आपको लगता है या कोई ऐसे कदम आपको लगे इस घटना पूरे क्रम के बाद की सरकार उस सिस्टम को थोड़ा सा दुरुस्त करने की दिशा में कुछ सोचती दिख रही है? अभी पिछले कुछ दिनों से जो हमारे RBI गवर्नर साहब हैं वो बैंकों को और बैंकों के लोन्स को लेके वो मुद्दे उठाते रहे हैं और उसके बाद ये सब चीज़ें सामने आई है जिसमें
और डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल में मामला गया है और सुप्रीम कोर्ट में भी। ये सारे बैंक का जो कंसोर्टियम है, ये सारे लोग सुप्रीम कोर्ट गए हैं। लेकिन एक चीज़ आश्चर्यजनक चीज़ है कि ये जो कंसोर्टियम है उसमें जो 17 बैंक की बात आ रही है, इन्हीं बैंकों ने किंगफिशर के शेयर्स को, जो मार्केट प्राइस 34 रुपीज़ था, उसको 39 रुपीज़ था, उसको 64 रुपीज़ में ख़रीदा था। तो ये एक लेवल पे फ्रॉड नहीं हुआ है, कई लेवल पे मल्टी लेवल फ्रॉड आपका। ये फ्रॉड की आशंका है। इसकी जांच और तहकीकात एकदम से पूरे तौर पे और होनी चाहिए ताकि एक एक चीज़ सामने आए। हो सकता है ये पैसा मिले नहीं मिले, मेरा उसमें उतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। मेरा इंटरेस्ट ये है दोबारा कम से कम ये यस, देश का इंटरेस्ट इसमें है कि दोबारा इस तरह की चीज़ें नहीं हो और व्यवस्था में जहाँ भी जो भी खामी है उसको दुरुस्त किया जाए ताकि आगे से इस तरह के लोग व्यवस्था में गलत चीज़ों का फ़ायदा नहीं उठा सकें और व्यवस्था दुरुस्त हो। सत्यप्रकाश, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम तकनीकी पहलुओं को हमारे सामने रखने के लिए आपका। और ये थी हमारी पहली खबर। छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के उस पार दिन भर की दूसरी बड़ी खबर। हम हैं आज लुधियाना में, यानी साहिर लुधियानवी का लुधियाना। मैं पल दो पल का शायर हूँ। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जिंदगी तेरी जुल्फों की नर्म छाँव में गुजरने पाती तो शादाब। उनकी नज़र, उनका शहर और उस शहर में हमारा सफ़र। देखिए सिर्फ राज्यसभा टेलीविजन पे। दिल्ली में यमुना नदी के किनारे विश्व सांस्कृतिक महोत्सव की शुरुआत हो गई है। आज इस मामले की सुनवाई करते हुए एनजीटी ने आर्ट ऑफ लिविंग की तरफ से 25 लाख रुपए जमा कराने के बाद इसकी इजाज़त दी। 5 करोड़ रुपए से बाकी राशि 3 हफ्ते में जमा कराने की मोहलत दी गई है। इस मामले की अगली सुनवाई 4 अप्रैल को होगी। वहीं राज्यसभा में शून्यकाल के दौरान विपक्ष ने इस मामले को उठाया और सरकार पर मिलीभगत के आरोप लगाए। आर्ट ऑफ लिविंग की ओर से 25 लाख रुपए जमा करने और 4 करोड़ 75 लाख रुपए अगले 3 हफ्ते में देने पर हामी भरने के बाद एनजीटी ने विश्व सांस्कृतिक महोत्सव के आयोजन की इजाजत दे दी। एनजीटी ने जुर्माना नहीं देने पर आर्ट ऑफ लिविंग को पर्यटन मंत्रालय की ओर से मिलने वाली बाकी आर्थिक मदद रोकने की बात कही। साथ ही इस मामले में संबंधित सरकारी एजेंसियों से 4 अप्रैल से पहले रिपोर्ट देने का आदेश दिया। कोर्ट के सामने इन्होंने खुद बोले कि ये पेमेंट करेंगे, उसके लिए उन्होंने अंडरटेकिंग दिया है कोर्ट के सामने कि ये जो 5 करोड़ है वो पे करेंगे और उसके लिए फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो है उसके लिए 25 लाख रुपए जो है आज वो डिपॉजिट कर रहे हैं। इससे पहले सुनवाई के दौरान आर्ट ऑफ लिविंग ने कहा था कि वो इतनी बड़ी राशि का जुर्माना एक साथ नहीं भर सकते और इसके लिए 4 सप्ताह का समय मांगा। सुनवाई के दौरान एनजीटी ने जल संसाधन मंत्रालय को फटकार लगाते हुए कहा कि इतने प्रदूषण के बावजूद उसने यमुना को बचाने के लिए कुछ नहीं किया। एनजीटी ने उसे विवाद का मुद्दा बनाने पर आर्ट ऑफ लिविंग से नाराजगी भी जताई। एजेंसीज के ऊपर सबसे पहले ये क्या है कि अभी भी जो है सेफ्टी और सिक्योरिटी का जो सर्टिफिकेट्स है अथॉरिटीज़ है उनको इंश्योर करना है कि जो नेसेसरी अप्रूवल्स हैं कानून के अंतर्गत वो सब अभी भी इन प्लेस होना चाहिए और उसके साथ ही इवेंट आगे बढ़ सकता है। राज्यसभा में भी श्री श्री रविशंकर के कार्यक्रम वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल का मामला उठा। सीपीडब्ल्यूडी कह रहा है कि ये जो स्टेज है खराब, पहले ये बात हम डिस्कस कर दिया। कह रहा है आपके इंजीनियर्स कह रहे हैं कि ये ठीक नहीं है, वहाँ बड़ा हादसा होगा। श्री श्री रविशंकर इवेंट, दिस इज अ कंप्लीट इकोलॉजिकल डिस्ट्रक्शन ऑफ द यमुना फ्लड प्लेन। वहीं इस पूरे मामले में केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने श्री श्री रविशंकर का बचाव किया है। श्री श्री रविशंकर जी को लेकर विवाद खड़े होने का कोई प्रश्न नहीं है, वो तो विवादों का समाधान करते हैं। इससे पहले एनजीटी ने आर्ट ऑफ लिविंग को शुक्रवार तक जुर्माने की 5 करोड़ रुपए की राशि जमा करने को कहा था। दिल्ली में यमुना नदी के तट पर शुक्रवार से रविवार तक वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल आयोजित किया जा रहा है, जिसमें कई देशों से लाखों लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। रविंद्र सिंह चौहान के साथ विपिन चौहान, राज्यसभा टीवी। यमुना के किनारे विश्व सांस्कृतिक समारोह की आज शुरुआत हुई। बारिश के खलल के बीच वैदिक मंत्रोच्चार और सांस्कृतिक नृत्य के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हुई। समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शिरकत कर रहे हैं। उन्होंने मंच पर विभिन्न देशों से आए अतिथियों का स्वागत किया।
3 दिन के इस सम्मेलन में 155 देशों के 36,000 कलाकार अपनी प्रस्तुति देंगे। साथ ही यहाँ पर कई कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाएगा। लोकसभा में आज कांग्रेस ने इशरत जहां एनकाउंटर मामले में सदन में विचार न रखने देने का आरोप लगाया। कांग्रेस का कहना है कि इस मामले में हुई ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर एकतरफा चर्चा हुई और केंद्र में पहले रही सरकार पर गलत आरोप लगाए गए। वहीं सरकार ने विपक्ष कांग्रेस के इस आरोप को खारिज किया। लोकसभा में शुक्रवार को कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि इशरत जहां एनकाउंटर मामले में गुरुवार को ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर हुई चर्चा एक तरफा रही और केंद्र में रही यूपीए सरकार और पूर्व मंत्रियों पर गलत आरोप लगाए गए। Baseless allegations against the erstwhile UPA government and its leaders. Moreover, it was a one-sided discussion aimed at making the cooked-up stories against Congress party and its leaders. Before the commencement of the discussion, Congress MP, Honorable Sri Veerappa Moiliji, sought a permission to speak on the issue. Unfortunately, it was denied. वहीं सरकार ने कहा है कि इस मामले में ध्यान आकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा में हिस्सा लेने के लिए कांग्रेस के किसी भी सदस्य ने नोटिस नहीं दिया था। अगर आपके सदस्य समय पर नोटिस नहीं दे और फिर बीच में हस्तक्षेप करना चाहे तो ये सदन की जो परंपरा है और कार्य करने का जो पद्धति है उसको आपके चाहने से परिवर्तित नहीं किया जा सकता है महोदय। और ये पूरी अपॉर्चुनिटी दी गई, डिस्कस हुआ, लेकिन आपने नोटिस नहीं दिया भाग लेने के लिए, इसके लिए सरकार जिम्मेवार नहीं है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को लोकसभा में चर्चा के जवाब में कहा था कि यूपीए सरकार ने इशरत जहां एनकाउंटर मामले में गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को फंसाने के लिए तथ्यों को छुपाया था और हलफनामे बदलवाए थे। इधर सुप्रीम कोर्ट ने इशरत जहां मामले से जुड़ी जनहित याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को गुजरात हाई कोर्ट जाने के लिए कहा है, जहां इस मामले की पहले से ही सुनवाई हो रही है। याचिका में अपील की गई थी कि हलफनामा बदलने वालों के खिलाफ अदालत की अवमानना का मामला चलाया जाए और आरोपी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ केस रद्द किया जाए। प्रणव गोस्वामी, राज्यसभा टीवी। आधार को संवैधानिक दर्जा देने वाला विधेयक आज लोकसभा से पारित हो गया। विपक्षी दलों ने इसे धन विधेयक यानी मनी बिल के तौर पर पेश करने पर आपत्ति जताई और अस्थायी समिति को भेजने की मांग की। वित्त मंत्री ने कहा कि विधेयक में नागरिकों की निजता की पूरी हिफाजत की गई है। The question is that the bill be passed. Those in favor में से आए। लोकसभा में धन विधेयक के तौर पर पेश आधार बिल को मंजूरी मिल गई है। विधेयक में आधार कार्ड को संवैधानिक दर्जा देने का प्रावधान है। वित्त मंत्री ने इसे धन विधेयक बनाने का भी बचाव किया। Honorable predecessor speakers have taken a view that machinery is incidentally created. The principal purpose is the spending of the money and the targeting of that money in a particular manner. So it doesn't lose its character as a money bill. विधेयक में सभी सरकारी सुविधाओं, सब्सिडी या सेवा का लाभ उठाने के लिए आधार कार्ड की अनिवार्यता का प्रावधान है। विपक्षी दलों ने चिंता जताई कि आधार कार्ड में दर्ज लोगों की बायोमेट्रिक जानकारी का गलत इस्तेमाल हो सकता है। Only this card is not for identification, but it is also for other things. So many personal information you have to give. So therefore, what harm is there if you refer it to the standing committee? I oppose the Aadhaar bill. I do not support the collection of such sensitive data from individuals of this nation. We are a multicultural, multilingual state. We have a plethora of cards that we can rely on. सरकार को उम्मीद है कि बिल के कानून बनने से भ्रष्टाचार रोकने और सब्सिडी का पैसा सही लोगों तक पहुंचाने में मदद मिलेगी। राज्यसभा में सरकार अल्पमत में है, इसलिए इसे धन विधेयक के तौर पर पेश किया गया है। राज्यसभा अगर 14 दिन के अंदर चर्चा करके बिल नहीं लौटाती है तो इसे मंजूर मान लिया जाएगा। प्रणव गोस्वामी, राज्यसभा टीवी। सरकार अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF में 69,575 करोड़ रुपए और निवेश करेगी। लोकसभा में आज पेश अनुदान की पूरक मांगों में इसके प्रावधान दिए गए। इससे भारत में वोटिंग अधिकार में बढ़ोतरी होगी। 188 सदस्यों वाले IMF में फिलहाल भारत का वोटिंग अधिकार 2.34% है, जो बढ़कर 2.44% हो जाएगा। इसके साथ ही भारत IMF के 10 बड़े सदस्यों में शामिल हो सकेगा। पिछले साल अमेरिकी कांग्रेस ने IMF में सुधार और उभरती अर्थव्यवस्थाओं का कोटा बढ़ाने को मंजूरी दी थी।
भारत लंबे वक्त से ऐसी संस्थाओं में सुधार की मांग करता रहा है। असम में पहले दौर की 65 सीटों पर और पश्चिम बंगाल की 18 सीटों के लिए आज अधिसूचना जारी कर दी गई। इसके साथ ही इन सीटों पर नामांकन प्रक्रिया शुक्रवार से शुरू हो गई। इस दौर के लिए उम्मीदवार 18 मार्च तक नामांकन दाखिल कर सकेंगे। 19 मार्च को नामांकन पत्रों की जांच होगी। 21 मार्च तक नाम वापसी ले सकेंगे और 4 अप्रैल को इन सीटों पर वोटिंग होगी। असम में पहले दौर के दिग्गज उम्मीदवारों की बात करें तो तीताबोर सीट से मुख्यमंत्री तरुण गोगोई और बीजेपी की ओर से मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार सर्बानंद सोनोवाल की माजुली सीट शामिल है। तृणमूल कांग्रेस ने बंगाल विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया। ममता बनर्जी ने घोषणा पत्र जारी करते समय सरकार की उपलब्धियां गिनाई और कहा कि तृणमूल कांग्रेस सरकार आगे भी वादों को पूरा करने की कोशिश करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनके सत्ता में आने से पहले राज्य कर्ज में डूबा हुआ था, लेकिन वित्तीय प्रबंधन के जरिए इसे उबारा गया। बुनियादी ढांचा मजबूत बनाने पर विशेष जोर दिया गया है। साथ ही उद्योग और लोगों के लिए बेहतर योजना बनाने का वादा किया गया। उन्होंने 100% घरों में 1-2 महीने में बिजली पहुंचाने का वादा किया और वोटों के लिए सस्ती राजनीति का सहारा लेने से इनकार किया है। এই ম্যানিফেস্টো আমরা সাধারণ মানুষের জ্ঞাতার্থে সাধারণ মানুষকে তাদের পাদতলে তাদের পদতলে তাদের পাদপ্রদীপের তলে তাদের আশীর্বাদ তাদের শুভেচ্ছা এবং দোয়া প্রার্থনা করার জন্য আমরা এটা মানুষের কাছে রাখছি। दिल्ली की एक अदालत ने कांग्रेस पार्टी से 2010-11 की बैलेंस शीट मांगी है। नेशनल हेराल्ड मामले में बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी की अर्जी पर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट लवलीन सिंह ने यह आदेश दिया। इसके साथ ही एसोसिएटेड जर्नल्स प्राइवेट लिमिटेड की बैलेंस शीट भी मांगी गई है। कोर्ट ने कहा कि ये आरोपियों के निजी दस्तावेज नहीं हैं। स्वामी की दलील थी कि इन दस्तावेजों के बिना आरोप सिद्ध नहीं हो सकते। इस मामले में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, उपाध्यक्ष राहुल गांधी समेत 7 लोग आरोपी हैं। पाकिस्तान की क्रिकेट टीम T20 विश्व कप में हिस्सा लेने के लिए भारत आएगी। पाकिस्तान सरकार ने आज टीम को भारत जाने की मंजूरी दे दी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अधिकारियों की गृह मंत्री चौधरी निसार अली खान के साथ बैठक हुई और उसके बाद ये फैसला लिया गया। पाकिस्तान टीम दुबई के रास्ते भारत पहुंचेगी। इससे पहले पाकिस्तान के भारत में उच्चायुक्त अब्दुल बासित ने दिल्ली में गृह सचिव से मुलाकात की थी। भारत ने टीम को पूरी सुरक्षा देने का भरोसा दिया है। पाकिस्तान ने हिमाचल के धर्मशाला में सुरक्षा कारणों का हवाला देकर 19 मार्च को होने वाले मैच की जगह बदलने की मांग की थी और अब ये मैच कोलकाता में होगा। पाकिस्तान क्या, दुनिया के किसी भी देश का यदि कोई यहाँ पर यदि सिटीजन आता है तो भारत उसको सुरक्षा देता ही देता है। इसलिए सुरक्षा को लेकर किसी को आशंकित होने का कोई कारण नहीं है। गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि देश के सामने आतंकवाद सबसे बड़ा खतरा है और उससे निपटने के लिए सुरक्षा बलों का मनोबल बढ़ाना होगा। CISF के 47वें स्थापना दिवस पर गृहमंत्री ने कहा कि आर्थिक विकास के साथ देश की सुरक्षा की चुनौतियां बढ़ रही हैं। भूमंडलीकरण के दौर में अर्धसैनिक बलों की जिम्मेदारी काफ़ी अहम है। गृहमंत्री ने सुरक्षा बलों से साइबर अपराध को चुनौती के रूप में स्वीकार करने को कहा। गृहमंत्री ने कहा कि अर्धसैनिक बलों में महिला कर्मियों की संख्या कम से कम 35% होनी चाहिए। एक तरफ भारत की विरोधी ताकतें भारत के विकास को देखकर भारत को वह कमजोर करना चाहती हैं, भारत के ऊपर गिद्ध दृष्टि लगाए हुए बैठी हुई, और दूसरी तरफ आतंकवाद का यह बड़ा खतरा। और मैं जानता हूं कि आतंकवाद के खिलाफ हमारे केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का भी एक कोर कॉम्पिटेंस है और यह कोर कॉम्पिटेंस आपका और अधिक बढ़ना चाहिए। अमेरिकी नेतृत्व वाले गठबंधन ने ISIS के कई ठिकानों पर हमला किया है, जिसमें आतंकी संगठन के कई ऐसे ठिकाने बर्बाद हो गए जहां रासायनिक हथियारों को छुपा कर रखा गया था। पेंटागन के प्रेस सचिव ने बताया है कि यह कार्रवाई आतंकी सुलेमान दाऊद से मिली जानकारी के बाद की गई थी। ISIS के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे अमेरिका और उसके साथी देशों ने सीरिया और इराक में इस्लामिक स्टेट के रासायनिक ठिकानों पर हवाई हमले किए हैं। इस हमले में IS के कई ठिकाने तबाह हो गए हैं।
जिसे इस लड़ाई में एक बड़ी कामयाबी के तौर पर देखा जा रहा है। We're confident that the strikes that have been conducted have disrupted and degraded their chemical weapons capabilities. I'm not going to say that we've knocked it out in full, but we feel confident that we've made a difference with regard to that. हमले में कुल 17 ठिकानों को निशाना बनाया गया, जिनमें इराक के 5 शहरों में IS के 11 और सीरिया के 6 अड्डे शामिल हैं। अमेरिका को इन ठिकानों की जानकारी कुख्यात आतंकी सुलेमान दाऊद अल बकर से हासिल हुई थी। सुलेमान दाऊद रासायनिक हथियारों का विशेषज्ञ है और IS के लिए काम कर चुका है। उसी की निशानदेही पर ये हमला किया गया। सुलेमान दाऊद फरवरी में अमेरिकी सेना के हत्थे चढ़ा था। In February, coalition forces captured Suleiman Dawood al-Bakr, aka Abu Dawood, ISIL's emir of chemical and traditional weapons manufacturing, during an operation in Iraq. His capture removed a key ISIL leader from the battlefield and provided the coalition with important information about ISIL's chemical weapons capabilities. आतंकी संगठन IS के खिलाफ जंग में दाऊद की गिरफ्तारी अमेरिकी नेतृत्व वाले गठबंधन के लिए वरदान साबित हुई। टास्क फोर्स की शुरुआती पूछताछ के बाद सुलेमान को सुरक्षा बलों की हिरासत में भेज दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो इस बुलेटिन में भी इतना ही। नमस्कार।